सुबह के 7 बज रहे थे। कविता किचन में खड़ी चाय बना रही थी। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। आज उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। मोहित, उसके पति, डाइनिंग टेबल पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। एक आम सा दिन, एक आम सी सुबह। कविता ने चाय की प्याली मोहित के सामने रखी और बोली, सुनो, आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, याद है ना? मोहित ने अखबार से नजर हटाई और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, याद है, चलते हैं। वैसे भी माँ बहुत एक्साइटेड है, पहला पोता होने वाला है। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उसके मन में भी उम्मीद थी, खुशी थी। आखिर 3 साल बाद वो माँ बनने वाली थी। 10 बजे वो दोनों क्लिनिक पहुंचे, लेकिन मोहित अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी माँ सावित्री देवी भी थीं। उन्होंने जिद की थी कि वो भी चलेंगी। डॉक्टर के केबिन में तीनों बैठे थे। अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर धुंधली सी तस्वीर दिख रही थी। कविता उस तस्वीर को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, फिर रिपोर्ट लिखनी शुरू की। कविता ने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, बेबी हेल्दी है, हार्ट बीट नॉर्मल है। सावित्री देवी ने तुरंत पूछा, और लड़का है या लड़की? कविता ने अपनी सास की तरफ देखा। उसे अजीब लगा। अभी तो बस ये जानना चाहिए कि बच्चा ठीक है या नहीं। लड़का लड़की का सवाल इतनी जल्दी क्यों? डॉक्टर ने थोड़ा रुककर कहा, देखिए, जेंडर रिवील करना कानूनन गलत है। सावित्री देवी ने बीच में काटते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हम समझदार लोग हैं, बस जानना चाहते हैं। डॉक्टर ने मोहित और कविता की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, इट्स अ गर्ल। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता के चेहरे पर मुस्कान आई। उसके हाथ अपने पेट पर चले गए। लेकिन सावित्री देवी का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। मोहित भी चुप था। वो अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। क्लिनिक से बाहर निकलते ही सावित्री देवी का मूड बदल चुका था। वो तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। कविता पीछे पीछे आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी में बैठते ही सावित्री देवी ने कविता की बाजू पकड़ी। उनकी पकड़ सख्त थी। सावित्री देवी ने धीमी लेकिन कड़वी आवाज में कहा, लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कविता के हाथ कांप गए। उसने हैरानी से कहा, माँ जी, ये मेरी गलती कैसे हुई? मैंने क्या किया? सावित्री देवी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तेरी किस्मत खराब है, पहला बच्चा और लड़की। मोहित ड्राइविंग सीट पर चुपचाप बैठा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। कविता ने मोहित की तरफ देखा, उम्मीद से कि शायद वो कुछ कहेगा, अपनी बीवी का साथ देगा। लेकिन मोहित ने बस इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी चलाने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोका नहीं। चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। सड़क पर भागती गाड़ियां, लोग, दुकानें, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उसकी दुनिया बदल गई थी, बस 5 मिनट में। घर पहुंचते ही असली तूफान शुरू हुआ। सावित्री देवी सीधे ड्राइंग रूम में गई, जहां राघव सिंह, कविता के ससुर, सोफे पर अखबार पढ़ रहे थे। सावित्री देवी ने जोर से आवाज दी, सुनिए, बड़ी मुसीबत आ गई। राघव सिंह ने चश्मा उतारा और पूछा, क्या हुआ? बच्चा ठीक तो है? बच्चा नहीं, बच्ची है, लड़की। राघव सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अखबार मेज पर पटका। क्या? लड़की? हमारे खानदान में 2 पीढ़ियों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई, और अब? उन्होंने कविता को देखा, जो दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी नज़र में नफरत थी, जैसे कविता ने कोई जुर्म किया हो। कविता के पैर कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। सुबह तक सब ठीक था और अब मोहित भी अंदर आया। उसने सिचुएशन देखी। राघव सिंह ने मोहित से कहा, बेटा, तुम समझाओ इसे। लड़की पालना मतलब दहेज देना। हमारे घर का बोझ बढ़ेगा। पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? कविता ने आखिरी उम्मीद से मोहित की तरफ देखा। मोहित ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, कविता, माँ पापा जो कह रहे हैं उसमें भी एक बात है। कविता का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मोहित, तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन समाज ऐसा है। लड़की का मतलब है जिम्मेदारी, खर्चा, दहेज। कविता ने हैरानी से कहा, मोहित, प्लीज, ये हमारी बच्ची है, हमारा खून। सावित्री देवी ने कड़वाहट से कहा, बच्चा नहीं, बोझ है, और कल सुबह तुम्हारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। सब इंतजाम हो गया है। कविता के कान में सिर्फ एक शब्द गूंजा, अपॉइंटमेंट। उसे समझ आ गया वो लोग क्या चाहते थे। रात में कविता अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ अपने पेट पर थे। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी बच्ची से धीरे धीरे बात कर रही थी। बेटी, तू अभी पैदा भी नहीं हुई और तुझे नहीं चाहते, लेकिन मैं तुझे चाहती हूँ। मैं तुझे बचाऊंगी। दरवाजा खुला। मोहित अंदर आया। उसके हाथ में एक कागज था।
एक पर्ची। मोहित ने वो कागज बेड पर फेंका और बोला, ये देखो, कल सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर रमेश के क्लिनिक में। प्रोसीजर हो जाएगा, माँ जी ने सब बात कर ली है। कविता ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर एक एड्रेस लिखा था और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सर्विसेज। कविता की सांसें रुक गई। उसने मोहित की तरफ देखा, वो आदमी जिससे उसने प्यार किया था, जिसके साथ उसने 7 जन्मों का वादा किया था। कविता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मोहित प्लीज, ये हमारी बच्ची है, हमारा खून, मैं इसे नहीं मार सकती। मोहित ने कठोर आवाज में कहा, कविता, समझने की कोशिश करो, ये घर की इज्जत का सवाल है, माँ पापा की खुशी का सवाल है। कविता ने उठकर मोहित का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में याचना थी। मोहित, तुम तो पढ़े लिखे हो, अच्छी कंपनी में काम करते हो, तुम्हें पता है कि ये गलत है। मोहित ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। फैसला हो गया है कविता, और सुनो, अगर तुमने मना किया तो माँ ने साफ कह दिया है, तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। तुम्हारे मायके वालों को भी बता देंगे कि तुम हमारे खिलाफ जा रही हो। ये कहकर मोहित कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। आवाज कविता के दिल में गूंजती रही। वो पूरी रात जागती रही, छत को देखती रही, कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी उस कागज को देखती जो बेड पर पड़ा था। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, अगर मैं मना कर दूं तो, अगर मैं भाग जाऊं तो, अगर मैं पुलिस के पास जाऊं तो। लेकिन फिर डर आ जाता, समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या सोचेंगे, मायके में सबको पता चलेगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगी। रात के 3 बज गए थे। अचानक कविता को अपनी माँ की याद आई। जब वो छोटी थी तो माँ कहती थी, बेटा, जिंदगी में जब भी मुश्किल आई तो अपने दिल की सुनो, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। और उसका दिल साफ साफ कह रहा था, भाग जा, अपनी बेटी को बचा। सुबह 4 बजे कविता ने फैसला कर लिया। उसने चुपचाप अपनी अलमारी खोली, एक छोटा सा बैग निकाला, कुछ जरूरी कपड़े रखे, अपने माँ के दिए हुए कंगन और अपने पर्स से जो भी पैसे थे, करीब 5,000 रुपए। उसने ड्रेसिंग टेबल से अपने माँ बाप की एक फ़ोटो उठाई। वो फ़ोटो उसकी शादी की थी। माँ बाप खुश दिख रहे थे। उस दिन उन्हें लगा होगा कि उनकी बेटी की जिंदगी संवर गई। कविता ने वो फ़ोटो बैग में रखी। फिर उसने आखिरी बार अपने कमरे को देखा। 3 साल यहाँ बिताए थे, कितनी उम्मीदें थी, कितने सपने थे, लेकिन अब सिर्फ एक सपना बचा था, अपनी बेटी को बचाना। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था, घर में सब सो रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने गेट की चेन धीरे से खोली, आवाज़ ना हो इसका ध्यान रखते हुए, और फिर वो बाहर निकल गई। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में अभी भी तारे थे। सुबह होने में अभी वक्त था। कविता ने पीछे मुड़कर एक बार उस घर को देखा, फिर तेज कदमों से चलने लगी। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, लेकिन उसे बस एक बात पता थी, वो अपनी बेटी को नहीं मरने देगी। सुबह 6 बजे तक कविता बस स्टैंड पर पहुंच गई थी। उसने अपने छोटे से शहर की बस पकड़ी, जहां उसके माँ बाप रहते थे। बस में बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल रहा था, एक नई सुबह। उसे अचानक ख्याल आया कि इस वक्त घर में क्या हो रहा होगा। मोहित जागा होगा, उसे ढूंढ रहा होगा। सावित्री देवी गुस्से में होंगी, शायद पुलिस को फ़ोन करने की धमकी दे रही होंगी। लेकिन कविता को अब कोई डर नहीं था। उसने अपना फैसला ले लिया था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाई, बेटी, अब सिर्फ मैं और तू, हम दोनों, और हम जिंदा रहेंगे। तू पैदा होगी, मैं तुझे बड़ा करूंगी। बस चलती रही। शहर पीछे छूटता गया और कविता आगे बढ़ती गई। 3 बजे दोपहर में कविता अपने मायके पहुंची। छोटा सा घर, गली के कोने पर, जहां उसकी माँ सुमित्रा और पिता रामप्रसाद रहते थे। कविता ने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से आवाजें आईं। फिर सुमित्रा ने दरवाज़ा खोला। माँ ने जब अपनी बेटी को देखा, बैग लिए, रोती हुई, थकी हुई, तो उनकी आंखें फैल गईं। सुमित्रा ने घबराकर पूछा, कविता, तू यहाँ इस वक्त? क्या हुआ बेटा? सुमित्रा ने अपनी बेटी को अंदर लाया, सोफे पर बिठाया, पानी पिलाया। रामप्रसाद भी बाहर आए। उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो समझ गए कि कुछ बड़ा हुआ है। रामप्रसाद ने शांति से पूछा, बेटा क्या हुआ? मोहित ने कुछ कहा? कविता ने सब कुछ बता दिया। अल्ट्रासाउंड, लड़की होने की बात, सास ससुर का रवैया, मोहित का बदल जाना, अबॉर्शन का दबाव, सब कुछ। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और बोली, बेटा, तू यहीं रह। इस घर में तेरी और तेरी बच्ची की हमेशा जगह रहेगी। बेटी तू डर मत, जो लड़की को बोझ समझते हैं वो इंसान नहीं। तू यहाँ रहे, हम तेरे साथ हैं। कविता के दिल को सुकून मिला। पहली बार 3 दिनों में उसे लगा कि वो सुरक्षित है। शाम को मोहित का फोन आया।
रामप्रसाद ने उठाया। पापा जी, कविता वहाँ है, उसे वापस भेजिए, घर में सब परेशान हैं। रामप्रसाद ने शांत आवाज में कहा। मोहित बेटा, कविता अब यहीं रहेगी। तुमने और तुम्हारे परिवार ने जो किया वो गलत था। मेरी बेटी और मेरी पोती को मैं नहीं मरने दूंगा। देखिए पापा जी, ये आपके बस की बात नहीं। मैं पुलिस में केस कर दूंगा। कविता को जबरदस्ती रोका है आपने। रामप्रसाद ने दृढ़ता से कहा। करो केस। मैं भी पुलिस में बताऊंगा कि तुमने मेरी बेटी पर एबॉर्शन का दबाव बनाया। देखते हैं कौन जेल जाता है। मोहित चुप हो गया, फिर फोन कट गया। अगले 6 महीने कविता के लिए संघर्ष के थे, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके माँ बाप ने हर कदम पर साथ दिया। कविता ने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, 5वीं 6ठी क्लास के। घंटे का 100 रुपए। दिन में 4-5 बच्चे आते, महीने के 10-12 हजार हो जाते। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन कविता को सुकून था। वो अपने दम पर कमा रही थी, किसी पर बोझ नहीं थी, किसी का एहसान नहीं। मोहित और उसके परिवार ने कई बार फोन किया, कभी धमकी दी, कभी समझाया, लेकिन कविता अपने फैसले पर अटल रही। एक दिन कविता अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने गई थी। उसका पेट अब साफ दिखने लगा था। लोग देखकर समझ जाते थे कि वो प्रेग्नेंट है। सब्जी वाली एक मध्यम उम्र की महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहन, पहला बच्चा है क्या? हाँ। 9 महीने पूरे हुए। फरवरी की एक ठंडी रात के 2 बजे कविता को दर्द शुरू हुआ। सुमित्रा और रामप्रसाद ने तुरंत कविता को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राइवेट अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकते थे। डिलीवरी नॉर्मल थी, लेकिन दर्दनाक। पूरी रात चली। कविता चिल्लाती रही, पसीने से लथपथ हो गई। सुबह 6 बजे नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, हेल्दी बेबी गर्ल है। माँ बच्ची दोनों ठीक हैं। सुमित्रा और रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अंदर गए। कविता बेड पर लेटी थी, थकी हुई, कमजोर, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसकी गोद में एक छोटी सी जान थी। लाल लाल चेहरा, बंद आंखें, छोटे छोटे हाथ। कविता ने अपनी बेटी को देखा और धीरे से फुसफुसाई, आन्या, तेरा नाम आन्या, मेरी लड़ाई मेरी जीत। सुमित्रा ने अपनी पोती को गोद में लिया, उसे चूमा, रोते हुए बोली, ये बच्ची हमारे घर की रानी है, इसे हर खुशी मिलेगी। रामप्रसाद चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो गर्व के आंसू थे, अपनी बेटी पर, जिसने हार नहीं मानी, जो लड़ी। 2 साल बीत गए। आन्या अब दौड़ती थी, गिरती, फिर उठती, हंसती, खेलती। घर में उसकी किलकारी गूंजती रहती थी। कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गर्व के आंसू, संतोष के आंसू। वो जानती है कि उसने सही फैसला लिया था। कविता ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से खड़ी कर ली थी। ट्यूशन के अलावा उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया था। घर के एक कमरे में थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, छोटे मोटे काम। पैसे कम थे, लेकिन इज्जत से कमाए हुए थे। किसी पर निर्भर नहीं, किसी का एहसान नहीं। एक दिन कविता के पार्लर में एक लेडी आई, पड़ोस की ही थी। उसने कविता की पूरी कहानी सुन रखी थी। लेडी ने कहा, दीदी, आप बहुत बहादुर हैं। आपने अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कविता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ गलत लोगों को छोड़ा। मेरी बेटी मेरी दुनिया है। उसी शाम को कविता के घर का दरवाजा खटखटाया। सुमित्रा ने दरवाजा खोला। बाहर मोहित खड़ा था, 2 साल बाद। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में शर्म थी। मोहित ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं कविता से मिलना चाहता हूँ। सुमित्रा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कड़वाहट से कहा, अब क्यों? 2 साल पहले जब मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे? मोहित ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। कविता अंदर से आई। आन्या उसकी गोद में थी, मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। मोहित ने पहली बार अपनी बेटी को देखा। कविता ने शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा, मोहित, तुम 2 साल देर से आए हो। मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत नहीं। उसके पास नाना नानी है, माँ है, प्यार है। हम खुश हैं। मौके उन्हें मिलते हैं जो वक्त रहते अपनी गलती समझ लें। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे और मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की। तुमने मुझे चुनने पर मजबूर किया, तुम्हारा घर या मेरी बेटी। मैंने अपनी बेटी चुनी और मैं फिर वही चुनूंगी। मोहित चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कविता ने दरवाजा बंद कर दिया, धीरे से लेकिन मजबूती से। आज आन्या 5 साल की हो गई है। वो स्कूल जाती है, क्लास में फर्स्ट आती है, डांस की क्लास में जाती है। कविता का पार्लर अब थोड़ा बड़ा हो गया है। 2 लड़कियां काम पर रखी हैं। महीने की आमदनी 15-20 हजार हो जाती है। आज की कहानी सिर्फ कविता की नहीं है, ये उन हजारों औरतों की कहानी है जो हर रोज इस समाज में चुपचाप लड़ रही हैं, जो अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हैं।
ये उन परिवारों की कहानी है जो इज्जत, समाज और परंपरा के नाम पर अपनी ही बेटियों को बोझ समझते हैं, जो भूल जाते हैं कि बेटी भी एक इंसान है, एक जिंदगी है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए